नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना को जानने का मौका इस दौरान मिलने वाला है और इस फेस्टिवल का नाम है नो योर आर्मी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेना को बधाई दी है। सीएम असॉल्ट राइफल से निशाना साधते भी इस दौरान नजर आए। उद्घाटन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ असॉल्ट राइफल से निशाना साधते नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस फेस्टिवल के जरिए आपको आपकी सेना को जानने का मौका मिलेगा कि आखिरकार ये तंत्र किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और कौन कौन सी वो आर्टिलरीज हैं जिनका इस्तेमाल आर्मी करती है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इकबाल अंसारी जाने वाले हैं। इकबाल अंसारी का नाम सुनकर के अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष के मुद्दई थे इकबाल अंसारी। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, उनको निमंत्रण मिल गया है। बाबरी केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है। न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए इकबाल अंसारी ने साफ तौर पर कहा था कि भूमि पूजन के दौरान मुझे बुलाया गया था, मैं वहां पर मौजूद रहा और अब रामलला जब स्थापित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो निमंत्रण पहुंच गया है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जिसके लिए इकबाल अंसारी को निमंत्रण पहुंच चुका है और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगे। जब न्यूज इंडिया ने इकबाल अंसारी से बातचीत करी थी तो इकबाल अंसारी साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुझे निमंत्रण 22 जनवरी के लिए मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्यतम दिव्यतम ये वो स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम रामलला विराजमान होंगे। रामलला का जो प्रांगण तैयार हो रहा है उसका वैभव देखिए, उसका सौंदर्य देखिए। भले ही कैमरों के लिए एंट्री बैन हो, भले ही किसी और चीज के लिए एंट्री बैन हो, लेकिन देखिए वानर राज जरूर वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये भव्यतम दिव्यतम गर्भगृह जहां पर रामलला कमल के पुष्प पर प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। दो करोड़ से ज्यादा पर्यटक 9 महीने में पहुंचे हैं। यूपी ने गोवा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4.49 करोड़ पर्यटक प्रयागराज पहुंचे, तो वहीं 2.03 करोड़ पर्यटक अयोध्या धाम पहुंचे हैं। तो काशी हो या अयोध्या धाम या संगम नगरी प्रयागराज, पर्यटकों की आवक से उत्तर प्रदेश गदगद है। 9 महीने में काशी पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे हैं। यूपी ने गोवा का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, धराशायी कर दिया है। पर्यटकों की तादाद उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज्यादा। और सोचिए
ये तादाद अभी है जब मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे रामलला, उसके बाद आलम क्या होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद काशी ने करोड़ों की तादाद में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया और अब ये लश्कर बढ़ता हुआ काशी, प्रयागराज, अयोध्या, हर धाम की तरफ पर्यटकों की आवक बढ़ती जा रही है। अब गुलाबी नगरी जयपुर का जिक्र करते हैं, जहां के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुलाबी नगरी जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। आपको बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर पीएम प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। आपको ये बताते चले कि इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। राजस्थान में आईजी डीआईजी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके अलावा जब पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, बात होगी और बात करते हुए प्रधानमंत्री बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 24 की रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं। कांग्रेस ने असल में जो न्याय यात्रा कांग्रेस निकालने वाली थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली थी, उसका नाम तब्दील कर दिया है। अब नाम क्या होगा? राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदल चुका है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा का नाम किया गया है। 3 से 4 दिन में यात्रा का लोगो जारी हो जाएगा। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का नाम चेंज कर दिया है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम तब्दील हो चुका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप तैयार है, लोगों का इंतजार है। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कितनी खास है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो जाएगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति बोला जाता है, हालांकि अब वो शिफ्ट होकर के 15 हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में हरी झंडी इस यात्रा को दिखाएंगे। इसके अलावा 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा 15 राज्यों से होकर के गुजरने वाली है। अब राज्यवार आपको बताते हैं किस राज्य के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, कितनी यात्रा लंबी निर्धारित की गई है। यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी और सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश में। यात्रा में आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी दलों को भी न्योता भेजा जाएगा। वो शामिल हो या ना हो, इससे आगामी जो रुख है वो डिसाइड होने वाला है। यात्रा के तहत राहुल गांधी 67 दिनों में 6713 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। 67 दिन। इसके अंतर्गत 100 लोकसभा सीटें आने वाली हैं। हालांकि 290 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने आगामी चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। 100 सीटें इस यात्रा के दौरान कवर होने वाली हैं। मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा 4 जिलों को कवर करेगी। मणिपुर के इंफाल से हरी झंडी दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद मणिपुर के 107 किलोमीटर की यात्रा को कवर करेगी, रुक करेगी नागालैंड का, जहां पर 257 किलोमीटर का सफर यात्रा तय करने वाली है, जिसमें 5 जिले कवर होने वाले हैं। इसके बाद असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर लंबा सफर राहुल गांधी तय करने वाले हैं। मणिपुर, नागालैंड, फिर उसके बाद असम के बाद कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 55 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय करेंगे।
तो ये है यात्रा का रूट मैप। हालांकि लोगो 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर जोरदार हमला हुआ है। आपको बता दें कि संदेश खाली में रेड करने के लिए पहुंची हुई थी ईडी की टीम, जहां पर जोरदार हमला, छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ है। टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी ईडी की टीम। राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमार कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी पर हमला किया गया है। आपको बताते चले कि टीएमसी नेता शाहजहां खां के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी। जब टीम पर हमला किया गया उस समय बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है और ये हमला हुआ उत्तर 24 परगना। देखिए, चुनाव के समय सबसे ज्यादा बटालियन उत्तर 24 परगना में ही तैनात रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने, लेकिन टीएमसी नेता के घर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान राशन वितरण घोटाले और साथ ही किसानों के फर्जी बैंक खाते खुलवाने के मामले में करीबन 200 लोगों ने हमला कर दिया है। और इसके साथ ही भीड़ ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है, नस्तनाबूद कर दिया गाड़ियों को। घटना के बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर जोरदार हमला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भीड़, ईडी की टीम और साथ ही सेना के, अर्धसैनिक बलों के कुछ कमांडर्स यहां पर मौजूद हैं, जो कि भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी पश्चिम बंगाल में, जहां पर यह हमला हुआ है। संदेश खाली क्षेत्र बताया जा रहा है। संदेश खाली क्षेत्र उत्तर 24 परगना। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। आज संदेश खाली में जो घटना हुआ है, इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं। सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है, और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। आज देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेज़ी से ऐसी चीज़ें होती रहेगी। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है।
लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है, इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, बंगाल का हाल इसीलिए सबका जानकारी है ही है। वो वहाँ आइन का शासन नहीं चलता है। लोकतंत्र जो सिस्टम बार बार फेल हो रहा है, इसलिए ईडी का ऊपर हमला हो रहा है। वहाँ देश के खिलाफ जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी मजबूती हो रहा है। इतना बम बारूद पिस्तौल हर रोज मिल रहा है, लेकिन उनका ऊपर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ इमरजेंसी देकर वो गवर्नमेंट का हटा के वहाँ कानून का शासन लगाने सबसे पहले जरूरी है। देखिए, बंगाल का हाल इसीलिए सबका जानकारी है ही है। वो वहाँ आइन का इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।